बेटा आज हम लोग नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको मैंने सारे टाइप्स ऑफ बैंक बता दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। आज एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो उस बैंक के मेन फंक्शंस क्या क्या है, आज हमें इन फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बेटा जब मैं फंक्शन की बात करता हूं ना, तो आप इस बात को ध्यान रखना, बैंक के फंक्शंस को मैं कुछ हेड्स में बांटता हूं। जैसे सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब बेसिकली होता है मेन फंक्शन क्या है बैंक के। तो जितने मेन फंक्शन उनको प्राइमरी बोलूंगा और उसके अलावा जो भी होंगे उनको अदर या सेकेंडरी बोलूंगा। तो मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन क्या है अगर बैंक के बोले हम, तो बैंक के ना दो ही मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये बैंक का हमेशा ध्यान रखो पहला फंक्शन होता है, यही मेन काम होता है बैंक का। बैंक का मेन काम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। कहने का मतलब है बैंक एक्सेप्ट्स लमसम अमाउंट्स फ्रॉम पब्लिक एज डिपॉजिट। बैंक का मेन काम है लोगों से पैसा, लमसम अमाउंट मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट पब्लिक से लेना और अपने पास जमा कराना। बैंक का यही जो है बेटा मेन काम होता है, मेन वर्क यही है बैंक का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब सवाल ये होता कैसे है, तो ये होता ऐसे है कि जब डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है तो इसके लिए आपका अकाउंट खोला जाता है बाय ओपनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना और मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझना। बैंक का जो मेन काम है वो लोगों से मनी एक्सेप्ट करना है, उनके अकाउंट खोल के। पहले आप बताओ, आपको ये मेरी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना, हैंड रेस करके बता दो आपको ये मेरी बात समझ आई कि नहीं। बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसा लेना, लोगों के अकाउंट ओपन करके। पहले बताओ, इतने मेरे शब्द समझ आ गए आपको? कोई ऐसा है कि जो बोल रहा है रिपीट कर दो सर? बेटा देखो, एकदम सीधी सी बात है, बैंक जो है कोई ना कोई काम तो करेंगे ना। तो बैंक के वर्क को हम सबसे पहले बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। जो मेन काम होता है ना, उसको एक हेडिंग में डाल देते हैं जिसको प्राइमरी फंक्शंस बोलते हैं। तो जो बैंक का मेन फंक्शन है वो मेनली दो है, जिनमें से सबसे पहला होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। मतलब बैंक का जो मेन काम है वो ये है कि पब्लिक के अकाउंट खोलो और लोगों से पैसा अपने पास जमा कराओ, क्योंकि जब लोगों का पैसा आएगा तभी तो उस पैसे को हम किसी को लोन पे देंगे। तो जैसे हम लोग हैं, हमारे घर में पैसा, तो एक तो चॉइस हम घर में रख सकते हैं पैसे को, या उससे बेस्ट चॉइस है हमारा पैसा सेफ रहे उस नाम से हम बैंक में ले जाकर जमा कर सकते हैं। और बैंक हमारे पैसे को जब जमा करता है तो हमारा अकाउंट खोलता है। तो अब यहाँ पर मुद्दे की बात आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक में अकाउंट्स कैसे कैसे खुलते हैं। तो बैंक वाले अलग अलग तरह के अकाउंट खोलते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, करेंट बैंक अकाउंट। पहले दो समझाता हूं फिर आगे बताऊंगा। कितने लोगों ने सेविंग बैंक सुना है वर्ड कभी? सेविंग बैंक अकाउंट कितने लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट का मतलब सुना है? गुड। मतलब बता रहा हूं, समझ लो। सेविंग बैंक अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट वेयर वेयर withdrawal and deposit can be made at any time, and the main purpose of depositing money is saving। एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो या कभी भी पैसा डाल सकते हो, उसे सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। जैसे हम सब जो बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, जैसे आज मेरा भी एक अकाउंट है एसबीआई में, तो मैंने यार, मैं कॉमन मैन हूं तो मैंने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है।
तो सेविंग अकाउंट मतलब मेरा जो भी पैसा आता है मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं विड्रॉ करूंगा। विड्रॉ मतलब होता है बैंक अकाउंट से निकाल सकूंगा। ये मैं कितनी भी प्रकार कर सकता हूं, इस पर कोई लिमिट नहीं है, ना डिपॉजिट करने पर ना विड्रॉ करने पर। बस ये याद रखना है कि आप कितना विड्रॉ कर पाओगे, तो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे मेरे अकाउंट में अभी जो डिपॉजिट है या बैलेंस है अगर 10,000 रुपए का है, तो मैक्सिमम मैं कितना विड्रॉ कर सकूंगा, 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारे जैसा जब एक आम इंसान, जनरल पब्लिक बैंक में अकाउंट खुलवाती है तो हमें कहा जाता है आप सेविंग पर्पस के लिए अगर खुलवा रहे हो तो सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाओ, जिससे आप कभी भी पैसा निकाल सकोगे और कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकोगे। यहाँ पर जो मेन पर्पस होता है वो सेविंग ही होता है। आप बताओ हैंड रेस करके, आपको सेविंग बैंक अकाउंट समझ आया कि नहीं आया? आगे अनुष्का को समझ नहीं आया? बेटा अनुष्का भी जैसे तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम उसको घर में रखने से बेटर है बैंक में रखो, है ना। तो बैंक में जैसे तुम पैसा जमा कराने जाओगे तो बैंक वाला बोलेगा अनुष्का आप अपने नाम से एक अकाउंट ओपन कर दो, ताकि जिसमें आप अपने पैसे सेव कर सको, ऐसा बैंक बोलेगा। तो अनुष्का का अगर बैंक में अकाउंट खुल रहा है और पैसा सेफ रखने के लिए खुल रहा है तो उस अकाउंट को हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जिसमें अनुष्का कभी भी पैसे डाल सकती है और अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकती है। तो हम सब जो आम लोग हैं, हमारा जो बैंक में अकाउंट खुलता है उसको सेविंग अकाउंट ही बोलते हैं। सेविंग मतलब जहां पैसे जमा होते हैं और यहां से हम कभी भी पैसे निकाल भी सकते हैं। तो बैंक वाले जब किसी का सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे पर्पस ये होता है कि जनता जो है वो पैसे डाले और जब मन करे निकाल ले। अब बताओ कितना समझ आया अनुष्का? कितना समझ आया बोलो? आ गया? देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। यहाँ पे एक मैं बबल बना दे रहा हूं तो इससे याद रहे आपको, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। क्या होता है, अगर आज मैं एक बिजनेसमैन हूं ना, तो मेरे को ना डेली ट्रांजैक्शन करने होते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डेली परचेज या सेल करनी पड़ती है। जब मैं कुछ सेल करता हूं तो मेरे को पैसा रिसीव होता है, और जब मैं पे करता हूं, जब मैं कुछ खरीदता हूं, परचेज करता हूं, तो मेरे को पेमेंट करनी होती है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरे को ये रिसिप्ट एंड पेमेंट डेली बेसिस पर होती रहती है। अब करंट अकाउंट अगर क्या है मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, तो एन अकाउंट, ध्यान से सुनना, एन अकाउंट ओपन्ड फॉर बिजनेसमैन, साफ साफ बात करते हैं, एन अकाउंट ओपन फॉर बिजनेसमैन वेयर द बिजनेसमैन कैन मेक पेमेंट over and above the balance in the account, balance in the account, ब्रैकेट में as approved by बैंक। अब आपके थोड़ा सा सिर के ऊपर से गया होगा ये, तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। पहली बात, इस बात पे फोकस करो कि ये जो आपका करंट अकाउंट खुल रहा है बेटा, ये केवल बिजनेसमैन के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। बिजनेसमैन क्या करता है, डेली उसको ना कुछ पैसा क्या करना होता है, पे करना होता है, कुछ पैसा रिसीव होता है। तो कई बार क्या होता है, जितनी हमें पेमेंट करनी है मे भी शायद हमारे अकाउंट में उतना पैसा ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आज मेरे को एक पेमेंट करनी है, आज मेरे को एक पेमेंट करनी है, मान लो XYZ ट्रेडर को, ये मेरे को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब क्या है, ये पेमेंट 10 लाख की है। मेरे अकाउंट का जो मेन बैलेंस है, मेरे अकाउंट में बैंक में जो बैलेंस है 8 लाख रुपए है, और आज ही पेमेंट करना जरूरी है। तो मैं कितने रुपए से शॉर्टफॉल हो रहा हूं, 2 लाख रुपए से। तो मेरे बिहाफ में बैंक जो है ये 2 लाख रुपए पे कर देगा। बैंक बोलेगा आप हमारे करंट अकाउंट होल्डर हो, हम जानते हैं आप बिजनेसमैन हो, तो हम आपके लिए 2 लाख रुपए पे कर दे रहे हैं, हम इसे लोन मानेंगे और आप हमें ये पैसा रीपे कर देना, वापस कर देना।
तो बेसिकली करंट अकाउंट वो है जिसने बिजनेसमैन जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा की भी पेमेंट करवा सकता है। जैसे 10 लाख की पेमेंट करनी थी, अपने अकाउंट में 8 ही लाख रुपए था, तो 2 लाख की पेमेंट हमारे बिहाफ में बैंक ने कर दिया, बाद में हमें विथ इंटरेस्ट बैंक को ये पैसा चुकाने होंगे। तो ये जो एडिशनल बैंक ने पैसा पे किया इसको मैं बोल रहा हूं लोन बोलते हैं, और इस लोन का एक प्रॉपर नेम है, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और मैं करंट अकाउंट की एक और डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए, करंट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, आपके लिए बैंक ने जितना एक्स्ट्रा सामने वाले को पेमेंट कर दी उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट मतलब विड्रॉल होता है, ओवर का मतलब होता है बैलेंस से ज्यादा। एग्जांपल के तौर पे मेरे को किसी को 15 लाख पेमेंट करनी थी आज की डेट में, अब मेरे अकाउंट में केवल 10 लाख अवेलेबल था, मेरे अकाउंट में केवल 10 लाख अवेलेबल था, तो बाकी 5 लाख जो है वो बैंक ने मेरे बिहाफ में पे कर दिया। तो इसको बैंक बोलेगा सर ये आपका ओवरड्राफ्ट हमने किया है, मतलब एक लोन है जो 5 लाख हमको आप बाद में चुका देना या वापस कर देना। ठीक है, करंट अकाउंट में अगर ओवरड्राफ्ट हुआ है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, और पैसा हमारा जितने दिन तक जमा रहता है कोई भी अकाउंट का एक नॉमिनल इंटरेस्ट उसमें मिलता ही है। तो अपन बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए बात को समझेंगे। अगर मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट खुला है, सर अगर सेविंग अकाउंट में फॉर्म में अगर ज्यादा मनी दिख रही है जितना अकाउंट में है भी नहीं, तो उसमें बाउंस हो जाता है चेक बेटा, उसमें बाउंस हो जाता है। बैंक वाले फोन करके बोलते हैं पैसा डालो नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेविंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पेमेंट सिर्फ इतनी होगी जितना आपके अकाउंट में बैलेंस होगा। आम जनता के लिए सेविंग अकाउंट खोला जाता है। बिजनेसमैन का रोज का बिजनेस ही है रिसिप्ट और पेमेंट का, तो इसको बोला जाता है आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है हम उससे ज्यादा की भी पेमेंट कर देंगे, और जो भी ज्यादा पेमेंट होगी वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगी। तो करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अब मेरे को ईमानदारी से बोलो, आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट समझ आया कि एकदम सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो। बैंक अप्रूव कर देता है, जैसे बोला तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का हम ओवरड्राफ्ट करेंगे, मतलब तुम्हारी पेमेंट ज्यादा से ज्यादा 2 लाख ऊपर की करेंगे, तो उतनी करवा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं करवा पाओगे। जैसे यहाँ पर क्या बैंक वाला जैसे 5 लाख कर दे रहा है, तो पहले आपको 5 लाख अप्रूव कराना पड़ेगा कि सर कभी मेरे अकाउंट में पैसा कम पड़ गया तो आप मेरे लिए 5 लाख तक की ऊपर पेमेंट कर देना। तो जितनी आप ये फैसिलिटी लोगे पेमेंट उतनी होगी। अगर मैंने बोला है कि मेरा करंट अकाउंट खुला है और मैं ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है ये 1 लाख रुपए की देना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में कल को शॉर्टफॉल हो गया कभी, तो बैंक मेरे लिए कितना रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकेगा? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकेगा। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गया, सेविंग अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अकाउंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और अच्छे समझना। नहीं, कोई कोलैटरल नहीं लगता, आपसे आपका इनकम टैक्स का रिटर्न लेकर रख देते हैं वो लोग, आपकी पोजीशन देख के आपको बताते हैं कि हम आपका इतना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे पाएंगे। इसके लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, कोलैटरल नहीं रखना होता। ठीक है उन्नति? तीसरा अकाउंट सुनो जो हमारा खोला जाता है, ओपन किया जाता है, तीसरा जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आप लोग ने कई बार ये शब्द सुना होगा, ये एफडी भी कहलाता है। एफडी कौन ओपन कर सकता है? तो कोई भी इंसान एफडी ओपन कर सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है मैं बताऊं आपको, एन अकाउंट वेयर लंप सम, आप इसको लार्ज भी बोल सकते हो, लार्ज अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड and is repayable with interest, repayable with interest
आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यहां पे 2 स्टार बनाते हैं। पहला, ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड मनी कैन नॉट बी विड्रॉन, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन, आप फिक्स पीरियड में पैसा निकाल नहीं सकते। दूसरा स्टार, इफ विथड्रॉन इन बिटवीन फिक्स पीरियड ऑब्लिक बिफोर द पीरियड देन नो इंटरेस्ट शैल बी पेड। ध्यान से सुनो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक बड़ा अमाउंट आप एक समय के लिए जमा करके छोड़ देते हो, और जब आप जितना समय के लिए रखे हो टाइम पूरा होता है तो विथ इंटरेस्ट ही आपको वापस होता है। अब इस पीरियड में इस पैसे को आप कभी भी नहीं निकाल सकते, और यदि आपने निकाला तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता हूं, अपना एक एफडी अकाउंट खुलवाता हूं, और इस एफडी अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए 5 साल के लिए रख देता हूं, 10% इंटरेस्ट ईयरली पे। तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि अभी 2020 चल रहा है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, मतलब 2025 में ये 15 लाख मेरे को पूरा वापस होगा, प्लस हर साल का 10% इंटरेस्ट। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें जैसे आपने 2025 के पहले अगर अपना 15 लाख निकाल लिया तो आपको 15 लाख तो आपका वापस कर दिया जाएगा, पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं या ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको एफडी अकाउंट समझ आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बोलो मेरे को। हम लोग करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, तो कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, अकाउंट ओपन, अपने को इनकम टैक्स स्टेटमेंट जमा करनी होगी बैंक में जाके, कि कुछ कमाते हो, किसी भी तरह से कमाते हो। बैंक आपकी पोजीशन देख के फिर आपका करंट अकाउंट खोलेगा, वरना आपको खुद ही बोल देगा भैया सेविंग अकाउंट आप खोलो। बताओ बेटा फटाफट, समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करके मेरे को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? फटाफट हैंड रेस करो। गुड, आपको समझ आ गया। मैं ऐसा मान के चलता हूं, तो आपको मैंने 3 तरह के अकाउंट पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले बताया आम आदमी का अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बिजनेसमैन का अकाउंट जिसमें कौन सी फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, करंट अकाउंट कहलाता है। और तीसरा, जहां एक आप लमसम अमाउंट जमा करते हो जो एक टाइम पीरियड के बाद विथ इंटरेस्ट आपको वापस होता है, उसको एफडी बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। हर बैंक का अलग अलग मिलता है बेटा, हर बैंक का अलग अलग। जैसे एसबीआई वाला बोलता है कि मैं आपको 6% दूंगा, लाख रुपए जमा करोगे तो उस पर आपको 6,000 रुपए में एक्स्ट्रा दूंगा। सबके अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं यहाँ पर। आई होप आपको एफडी समझ आ गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एफडी के बाद जो चौथा अकाउंट आता है उसको हम बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना, बिना कंफ्यूज हुए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसको आरडी भी बोला जाता है। कितने लोगों ने आरडी के बारे में पहले कभी सुना है? ईमानदारी से बोलो, कितने लोगों ने सुना है? हाँ या ना में बताओ मेरे को, कितने लोग ने आरडी के बारे में सुना है? हाँ, समझो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। ये ना फिक्स डिपॉजिट का एक छोटा फॉर्म होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिफर्स टू अकाउंट, refers to an account where smaller sum of amount are deposited regularly on weekly or monthly basis for a fixed period, and after
the completion of period, the amount is returned, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, returned with interest। जैसे एफडी में क्या था, आप एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट जैसे 15 लाख 5 साल के लिए जमा करा दिए। आरडी आम लोगों के लिए होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाए तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कुछ आरडी भी करवाओगे क्या, तो आप बोलोगे हाँ, तो आपको समझाएंगे देखो सर आप एक काम करो, हर महीने 1000 रुपए जमा कराओ मंथली, आप 1000 रुपए जमा कराओ, ऐसा आप जितने टाइम के लिए कराना चाहो करा सकते हो। तो जैसे मैं बोलता हूं मैं 24 महीने तक करवाऊंगा, तो हर महीने मेरे अकाउंट से 1000 रुपए जो है जमा होगा मेरे अकाउंट में, और जब 24 महीने खत्म होंगे तो ये हो जाएगा 24,000। अब इस 24,000 पे मेरे को इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस होगा। तो आप कितना भी रुपए, आप 100 रुपए का भी करा सकते हो अपने अकाउंट में। यहां पर यह बोला जाता है छोटा अमाउंट आप रख सकते हो, कोई भी 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए। एक टाइम पीरियड बता दो, जैसे बैंक को बोले 1 साल की आरडी खोल दो, तो बैंक बोलेगा कितना पैसा डलवाना है और हफ्ते में डलवाओगे कि महीने में, तो मैं बोलता हूं मैं 100 रुपए हफ्ता डलवाऊंगा। तो बैंक वाले क्या किया करेंगे, 100 रुपए ना अपने पास हमारा जमा कर दिया करेंगे हर हफ्ते, और वैसा 1 साल तक करेंगे। आफ्टर 1 ईयर जितना भी पैसा जमा होगा, जैसे हफ्ते का 100 रुपए है तो महीने का 400 होगा, तो साल का ये 4800 होगा, तो 4800 रुपए प्लस हमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको मंथली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पे पैसा जमा करना होता है। अब आप बताओ आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? हाँ, ये पोस्ट ऑफिस में भी होता है और बैंक वाले भी करते हैं, दोनों में होता है। हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? ये पोस्ट ऑफिस वाले भी करते हैं और बैंक वाले भी करते हैं। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, 4 तरह के अकाउंट ही समझना है, 5वें पे फोकस नहीं करना क्योंकि वो पढ़ने लायक ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है बेटा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो आप। मैं बैंक जाता हूं, बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कराता हूं 3 साल के लिए, और बैंक वालों को बोला हूं कि 3 साल बाद मेरे को इस पे इंटरेस्ट चाहिए, तो ये मैं कौन सा अकाउंट खुलवाया हूं, एफडी की आरडी? फटाफट बोलो। मैं बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कराया हूं 3 साल के लिए, 3 साल बाद मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एफडी है कि आरडी है? ठीक, मैं बैंक में गया और बैंक को बोला मेरा हर महीने 2000 रुपए जमा करा करो मंथली, और 3 साल बीतेगा, हर महीने 2-2 हजार जमा करूंगा, 3 साल बीतेगा तो इंटरेस्ट पे करना, ये कौन सा अकाउंट हो गया? तो आपको अगर बेसिक डिफरेंस एफडी और आरडी का समझना है तो याद रखना, एक बार में जब आप बड़ा पैसा जमा कर दिए और एक टाइम के बाद निकालोगे तो एफडी है, और जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर हफ्ते हर महीने जमा करोगे और एक टाइम के बाद निकालोगे तो आरडी है। ठीक है, तो आपको एफडी आरडी का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब ये बहुत सारा मैंने लिख दिया है, इसका नोट्स आपको मैं दूंगा लेकिन थोड़ा पढ़ा के। ठीक है, अब आपको मैंने चारों अकाउंट बता दिए, सेविंग बता दिया, मैंने आपको करंट बता दिया, आपको मैंने एफडी बता दिया, और मैंने आपको आरडी बता दिया। अब आप मेरे को बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको अभी भी समझ नहीं आया? इसमें से कौन सा आपको अभी भी समझ नहीं आया? नहीं, अपन वहां पे बैंक वालों को बोल देते ऑटो डेबिट कर दिया करो, तो हमारे अकाउंट से उतना रुपए काट के रख देते हैं, ऑटो डेबिट करने बोल देते हैं वो लोग, वही कट जाता है, हमको जाना नहीं पड़ता। गांव वाले लोग जमा करते जाके, हम लोग बोल देते ना बैंक में, जैसे यहाँ शहर वाले लोग, तो बैंक वाले ऑटो डेबिट कर देते, हमारे अकाउंट से काट देते उतना पैसा। सेविंग अकाउंट बेटा एक नॉर्मल पीपल अकाउंट है, ये सबसे कॉमन अकाउंट होता है किसी भी आदमी का। हम जब भी बैंक में जाते हैं तो जो हमारा अकाउंट खुलता है वो सेविंग ही अकाउंट होता है। इसमें फैसिलिटी बस इतनी है कि आप पैसा अपना सेव कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो, और अपने जमा पैसे को आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको एक डेबिट कार्ड दे दिया जाता है और एक चेक बुक दे दी जाती है। इस डेबिट कार्ड से जितना बैंक में आपका अवेलेबल बैलेंस है वो निकाल लो, और एक चेक बुक दे दी जाती है, चेक से आप पेमेंट कर दो।
तो ये कॉमन मैन अकाउंट है, इसमें बस इतनी फैसिलिटी है कि भाई पैसा जमा करो, विड्रॉ करो, कितना जितना अकाउंट में बैलेंस है उतना, ठीक है। कोई ऐसा मिनिमम नहीं है, फिर भी 1 लाख रुपए तो बोलते हैं एफडी में होना चाहिए, ऐसा बैंक वाले मिनिमम बताते नहीं है। करंट अकाउंट किसके लिए है? ये बिजनेसमैन के लिए है। यहाँ पे क्या तुमको फैसिलिटी मिल रही है बैंक अकाउंट खुलवाने पे? बैंक अकाउंट खुलवाओ, आप सेविंग करो, बढ़िया है, आप विड्रॉ करो, पैसा निकालो, ये भी बहुत बढ़िया है। साथ में आपको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब ये है कि आपके अकाउंट से ज्यादा एक्सेस पेमेंट हो सकती है, ज्यादा पेमेंट हो सकती है। तो करंट और सेविंग का बेसिक डिफरेंस आप देख लो। सेविंग अकाउंट में जितना पैसा डाला उतना ही विड्रॉ होता है, और करंट अकाउंट में जितना आपके में जमा है आप उससे ज्यादा भी पेमेंट करवा सकते हो, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बेटा बताओ तो एक बार मेरे को फटाफट, समझ आ गया? अच्छा, एफडी में क्या है? एफडी फॉर ऑल है, हर इंसान कर सकता है एफडी। इसमें क्या होता है, हम बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, एक बड़ा अमाउंट जमा करते हैं जिसको लमसम अमाउंट बोलते हैं। लमसम अमाउंट मतलब ह्यूज अमाउंट होता है। ये क्या होता है, फिक्स पीरियड के लिए जमा होता है, और जब पीरियड खत्म होता है तो यह अमाउंट आपको रीपे हो जाता है, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। और आरडी क्या है, ये भी सबके लिए है। बैंक अकाउंट है, यहाँ पे स्मॉलर सम जमा होते हैं, ज्यादा पैसा नहीं, कम पैसा जमा होता है फिक्स पीरियड के लिए। और खास बात यहाँ पर यह है कि ये पैसा एक बार में जमा ना करके आपको इंटरवल्स में करना होता है, वीकली या ईयरली, वीकली या मंथली जैसा मैंने बताया। फिर जब टाइम खत्म होता है तो आपको विथ इंटरेस्ट ये रीपे होता है। आपको ये चारों समझ आ गए होंगे, और चारों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी बेटा। सर करंट अकाउंट में 2 लाख बैंक से लिया और उसकी डेथ हो गई, तो कौन पे करेगा? उसके घर वालों से लेते हैं बेटा, घर वालों से क्लेम किया जाता है इसमें। नॉमिनी जो भी रहेगा ना उस अकाउंट का, उससे क्लेम करते हैं, ध्यान रखना। तो ये 4 तरह के अकाउंट हो गए। चौथा भी एक और पांचवा भी होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। इसका भी मतलब समझ लो, ज्यादा फोकस मत करना। मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव। मैं बोलता हूं यार मैं एक ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, एक ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा जिसमें क्या होगा, मैं पैसा भी जमा करूंगा, मतलब सेविंग होगा, और साथ साथ एक बड़ा अमाउंट भी जमा करना चाहूंगा तो एफडी भी करवाना चाहूंगा। तो ये 2 अकाउंट का मिक्सचर हो गया, तो इसको मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। तो इस पे उतना फोकस मत करना, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन 4 अकाउंट्स में होना चाहिए, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी। आई होप आपको समझ आ गया बैंक का पहला फंक्शन, और इसमें आपको दिक्कत नहीं है। क्या फंक्शन है बैंक का? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कैसे? अकाउंट खोल के। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। वो अपने को नहीं पढ़ना है बेटा, क्लास 11th में जॉइंट अकाउंट के कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है हमको सिर्फ 4 पे फोकस करना है, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, राइट, ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बताया हूं, कल आपको दूसरा मेन फंक्शन बताऊंगा जो लेंडिंग ऑफ लोन होगा, टाइप्स ऑफ लोन कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, और अभी रिव्यू मत करना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपका हाफ ईयरली का जैसे एग्जाम होने वाला है, ग्रुप में भी मैं सिलेबस डालूंगा। हाफ ईयरली मैं आपको बीएसटी में 1 to 4 चैप्टर दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 to 4 आपको मैं दे रहा हूं अभी हाफ ईयरली में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में आपका होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, और तीसरा डिमांड। ये आपका हाफ ईयरली में माइक्रो से है, और स्टैटिस्टिक्स से है इंट्रोडक्शन, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, और सेंसस एंड सैंपल। 80 मार्क का पेपर रहेगा, और ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस देख लो। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 to 4 दे रहा हूं। ईशान सर से दे बेटा, सारे नोट्स तो दे दिया हूं यार मैं।
बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 to 4 आ रहा है हाफ ईयरली में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड तक, और स्टैटिस्टिक में तुम्हारा सेंसस एंड सैंपल जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, याद रखना अभी हाफ ईयरली में। ठीक है, होगा कैसे मतलब, चैप्टर नंबर 1 to 4, 4 तो अभी खत्म हो जा रहा है, 4 तो आपका वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये डिमांड इसके बाद करेंगे। एग्जाम जो है उसका पैटर्न ईशान सर बताएंगे। एग्जाम जो है नवंबर में होने वाला है आपका हाफ ईयरली, नवंबर में होने वाला है आपका हाफ ईयरली। ठीक है, ये आपका नवंबर फर्स्ट वीक में होगा, अभी प्रपोज्ड यही है, पहले हफ्ते में नवंबर के होगा ये पेपर। कैसे होगा ये आपको ईशान सर पूरा समझा देंगे। सिलेबस ये है, आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाएगा, आप बस अपना पढ़ाई पे फोकस करो, और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनको भी अटेंड करने बोलना। पेपर आपको शीट में दिखना पड़ेगा, और अब वो ईशान सर बताएंगे कि कॉलेज में जमा करवाना है, मतलब स्कूल में जमा करवाना है पेपर, कि अपने को ये रहेगा क्या बोलते हैं, स्कैन करके भेजना रहेगा। पेपर ठीक लेवल का रहेगा, हार्ड इजी की बात नहीं है, जितना अगर तुम अच्छे से पढ़े होगे तो एकदम आराम से बन जाएगा, है ना। तो हम इस पैटर्न पे चलते हैं, अभी वेडनेसडे तक चैप्टर नंबर 4 करेंगे, फिर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ना चालू कर देंगे। ये हमारा रहेगा, ठीक है बेटा। आज इतना कर रहे हैं हम लोग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।